नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। ये है सीएनबीसी आवाज की खास पहल पहला कदम और इस शाम आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं, इस बात की हमें बहुत खुशी है। पहला कदम फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी खत्म करने की दिशा में सीएनबीसी आवाज की अपनी तरह की एक अलग पहल है। सीएनबीसी आवाज देश के उन लाखों लोगों को बाजार की मुख्य धारा में लाना चाहता है जो किसी वजह से पीछे छूट गए हैं और अब बारी है उनके आगे आने की। सीएनबीसी आवाज की 10वीं सालगिरह के मौके पर आयोजित एक्ट समिट में वित्त मंत्री अरुण जेटली की मौजूदगी में हमने ये वादा किया था कि जल्दी हम देश में फाइनेंशियल लिटरेसी की मुहिम को आगाज करेंगे और आज वो दिन आ चुका है जब हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आज का दिन हम सब एक फाइनेंशियल फ्रीडम डे के तौर पर मना रहे हैं। खुशी की बात है कि इसकी शुरुआत करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं वित्त राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे वक्त निकाला और हम इस शाम को आगे बढ़ाएं, इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुकलिया जी। पहला कदम नाम आप समझ ही रहे हैं कि ये फाइनेंशियल लिटरेसी और इन्वेस्टर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए नाम चुना गया है, लेकिन दरअसल ये पहला कदम हम दूसरी बार उठा रहे हैं। जब हमने सीएनबीसी आवाज शुरू किया था 2005 में, तो उसके बाद भी इसी नाम से हमने एक लंबा अभियान चलाया था और पिछले 10 सालों में, अब ये 11वां साल है, फाइनेंशियल लिटरेसी और इन्वेस्टर एजुकेशन पे हम बहुत काम करते हैं। पहला कदम को अब हम लेकर के मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म पे न सिर्फ टेलीविजन के कार्यक्रमों के जरिए और जो रोजाना हम जिन एक्सपर्ट से बात करते हैं उनसे बातचीत के अलावा हम लोग इसको कई शहरों में लेके जाएंगे। करीबन 52 हफ्ते तक, पूरे 1 साल तक हम इस कार्यक्रम को चलाएंगे, जिसमें हर शनिवार को 2 घंटे का कार्यक्रम हुआ करेगा हमारे चैनल पे। और ये मल्टीमीडिया है, इसका मतलब है कि हम ग्राउंड पे भी कुछ कर रहे होंगे, इंटरनेट के अपने वेबसाइट्स पे भी कर रहे होंगे, मोबाइल ऐप के जरिए भी कुछ कर रहे होंगे। और एक हमको जो सबसे बड़ी चुनौती इसमें लगती है, जिसमें आज मंत्री जी का मार्गदर्शन हमको बड़ा काम आएगा, जो हमारे दूसरे एक्सपर्ट लोग हैं वो भी इस बात को बताएंगे कि हमको ये लगता है कि इस स्पेस को जितना मास अपील वाला होना चाहिए, जितना पॉपुलर होना चाहिए, जो ज्यादा जरूरतमंद है इंफॉर्मेशन और नॉलेज के और फाइनेंशियल बिहेवियर की जानकारी के, उनको हम कैसे इस दायरे में शामिल करें। जो लोग इस दायरे से जुड़े हुए हैं आर्थिक दुनिया से, उनको तो ये पता है, लेकिन बाकी लोगों को कैसे जोड़ा जाए। तो हमको ये लगता है कि जो इस वक्त के मौजूदा माहौल का एक सूत्र वाक्य है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत जरूरी है। अगर हमको एक इक्विटेबल देश और इक्विटेबल समाज बनाना है, तो हमको लगता है कि इन फाइनेंशियल इंक्लूजन के पहले ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल लिटरेसी। और इसके लिए जो बिल्कुल बुनियादी बातें होती हैं वो हम कैसे लोगों तक पहुंचाएं, इसके लिए एक चुनौती भरा काम हमने अपने साथ करने की कोशिश की है। एक हम किताब बना रहे हैं, छोटे छोटे क्विज कॉन्टेस्ट कैसे किए जाएं, स्पीच कॉम्पिटिशन के जरिए कैसे करें, स्कूली बच्चों में किस तरह से बात की जाएगी, कॉलेज के लेवल पर डिबेट कॉम्पिटिशन क्या किया जाएगा। ये 1 साल का बहुत ही एम्बिशियस प्लान हम यहां से लेकर के चल रहे हैं। तो जिस भारत की हम बात करते हैं, उस भारत को अगर इस इंडिया से जोड़ना है तो ये करने की जरूरत है। इसमें छोटी सी पहल हमारी तरफ से ये है पहला कदम, और इसी के लिए आज आप लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसके पहले कि अब कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा शामिल हो, मैं ये बताना चाहता हूं कि जयंत सिन्हा साहब खुद एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो कि इस प्रकार के सारे मॉडल्स दुनिया भर में कैसे अप्लाई हुए हैं और भारत में उसको इंडियनाइज करके कैसे लागू किया जाए, क्योंकि इनको हार्वर्ड से लेके हजारीबाग मैनेज करना पड़ता है और हजारीबाग चूंकि मैनेज करना इनका एक परम कर्तव्य है, तो वहां पर लिटरेसी की पाठशाला इनको चलाना जरूरी है अपने लिए। तो हमारे पास बिल्कुल एक लाइव एग्जाम्पल के तौर पर एक पॉलिसी मेकर, जिसको कि अपनी कंस्टिट्यूएंसी के एक लोगों का ख्याल रखना है, तो वो क्या कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, ये मार्गदर्शन भी हमको मिलेगा। जयंत सिन्हा साहब, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं आपके। देवियों और सज्जनों, आपको तो मालूम ही है कि हमारे सरकार का लक्ष्य जो है वो है सबका साथ सबका विकास, यानी कि देश की तरक्की हो, जनता की तरक्की हो। और जो भी कुछ हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग देश के हित में कर रहे हैं और जनता के हित में कर रहे हैं। और अगर हमें ये लक्ष्य हासिल करना है तो 5 ऐसे मौलिक सिद्धांत हैं जिनके आधार पे हम लोग इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। हम लोगों का अगर कोई भी सिद्धांत अटल है और बहुत दिनों से चला आ रहा है और हमारे विचारधारा का एक, मैं कहूंगा कि एक नींव के एक ईंट है, तो वो है अंत्योदय का सिद्धांत।
और अंत्योदय का मतलब ये है कि जो अंतिम व्यक्ति है, जो भी कुछ हमारी सरकार कर रही है, जो भी कुछ हम लोग विकास में लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो उस अंतिम व्यक्ति को नहीं पहुंचे तो जो भी कुछ हमारा काम है वो बिल्कुल व्यर्थ रहेगा। दूसरी बात, हमारी सोच ये है कि लोगों को साधन मिलना चाहिए, खोखले अधिकार का कोई फायदा नहीं। तीसरा सिद्धांत ये है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। चौथा सिद्धांत ये है कि हम गरीबों के लिए तो काम कर ही रहे हैं, इसलिए हम एक प्रो मार्केट सरकार भी है, क्योंकि जब तक मार्केट अच्छा नहीं करेगा, जब तक कंपेटिटिव मार्केट नहीं होगा, मार्केट्स अच्छी तरीके से नहीं चलेंगे, तो हमारे पास वो सरप्लस नहीं होगा, हमारे पास वो धन नहीं होगा, हमारे पास वो साधन नहीं होंगे जो हम उस अंतिम व्यक्ति को पहुंचा सके। पांचवा सिद्धांत, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी अगर हम लोगों को जनता को लाभ पहुंचाना है, जैसे पुगालिया साहब ने कहा कि मुझे हजारीबाग में हर व्यक्ति के बारे में सोचना है, मेरा ये परम कर्तव्य है कि हजारीबाग का उद्धार हो, हजारीबाग का विकास हो, तो वो दिल्ली से नहीं हो सकता है। कहां से होगा? वो होगा रांची से, और रांची से भी ज्यादा महत्वपूर्ण वो हजारीबाग शहर जहां हमारा डीसी जी का मुख्यालय है, रामगढ़ जहां हमारा डीसी साहब का मुख्यालय है, रामगढ़ जिला का। तो ये रामगढ़ से होगा, हजारीबाग से होगा, देश के छोटे छोटे जो ब्लॉक के जो टाउन्स हैं वहां से होगा। और अगर हम लोग इन लोगों को आगे नहीं बढ़ाएं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को अगर हम लोग उसका पालन नहीं करें, तो देश की तरक्की कैसे होगी? ये हमारे 5 मौलिक सिद्धांत हैं। मित्रों, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक ऐसी सोच है, एक टेक्नोलॉजी है कि इन सब 5 सिद्धांतों का हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से हम इसको बूस्ट दे सकते हैं, इनको जोड़ दे सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू मिनिस्टर सर, और आपकी कहानी बहुत दिलचस्प लगी, और यही कहानी हमारे इस पूरे पहला कदम प्रोजेक्ट के मूल में भी है। हमारी कोशिश है जन जन तक फाइनेंशियल एजुकेशन पहुंचाने की, और इस कोशिश को हम किस तरह से पूरा करेंगे, क्या है हमारा लक्ष्य, आइए आपको दिखाते हैं। सब एक ही जमीन पर खड़े हैं, फिर भी कोई नीचे है तो कोई ऊपर। सब एक ही आसमान तले हैं, फिर भी किसी के हिस्से में ज्यादा छांव, किसी के कम। सब उसी हवा पर जीते हैं, फिर भी किसी की जिंदगी का वजन कम है तो किसी का ज्यादा। ये फर्क मिट नहीं सकता तो कम जरूर हो सकता है। इंडिया एक कदम आगे बढ़ता है जब कोई भारत वाला इससे जुड़ता है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन की इस मुहिम का रास्ता फाइनेंशियल एजुकेशन से होकर ही मुड़ता है। पिछले 10 सालों से लोगों को पैसे और तरक्की के नए मायने सिखाए हैं हमने, और इसी क्रम में हमारी नई कोशिश है CNBC आवाज पहला कदम, फाइनेंशियल एजुकेशन इनिशिएटिव। चाहे किसी खेतीहर मजदूर का पहला बैंक खाता खुलवाना हो, या किसी सैलरीड प्रोफेशनल को निवेश की सही सलाह के लिए गाइड करना हो, या जिसको निवेश और बचत के बारे में बहुत कम जानकारी है उसको इसकी ABCD सिखाना। CNBC आवाज पहला कदम एक मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म जो पहुंचेगा देश के हर वर्ग और हर कम्युनिटी तक। सिर्फ ऑन एयर प्रोग्रामिंग ही नहीं, देश में 100 से ज्यादा शहरों में हम जाएंगे और खोलेंगे देश के करोड़ों लोगों के लिए तरक्की का एक नया रास्ता। CNBC आवाज की ये पहल एक शुरुआत है उस दिशा में जहां करोड़ों लोगों का सुनहरा कल उनका इंतजार कर रहा है। आइए हम सब मिलकर बढ़ाएं पहला कदम और चलें उस मंजिल की ओर जहां सब एक जैसे नजर आएंगे। तरक्की से रोशन चेहरे दुनिया भर में देश की रौनक बढ़ाएंगे, और सोने की चिड़िया को एक बार फिर करोड़ों पंख मिल जाएंगे। हाँ, कभी न थमने वाली उड़ान भरेंगे हम। अब बढ़ा लिया है हमने पहला कदम। CNBC आवाज पहला कदम, अ फाइनेंशियल एजुकेशन इनिशिएटिव।
हमेशा आपके हाथ की मैल नहीं, आपके चेहरे की रौनक होनी चाहिए, यही हम मैसेज लेकर आए हैं। और अब मैं माननीय मंत्री जयंत सिन्हा जी और संजय पुकलिया जी, आप दोनों को आमंत्रित करना चाहूंगी, क्योंकि इस इनिशिएटिव के साथ साथ हम एक हिंदी और अंग्रेजी में एक किताब भी लेकर आ रहे हैं जो फाइनेंशियल एजुकेशन को बॉलीवुड के अंदाज में पहुंचाएगी। पब्लिक सेक्टर कैरेक्टर रखते हुए भी, होल्डिंग नीचे ला करके भी, वर्कर्स और आम लोगों को शेयर दे करके भी इन बैंकों को बहुत बढ़िया से पुनर्जीवित किया जा सकता है। और सरकार को बिल्कुल अपने पब्लिक सेक्टर कैरेक्टर जो है उसका ओनरशिप का जो कंट्रोल है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। इस दिशा में कोई विचार हो रहा है या हिचक है? एनटीपीसी ले लीजिए, आप बीएचईएल ले लीजिए, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ले लीजिए, ऐसे ऐसे कई सारी संस्थाएं हैं जो एकदम वर्ल्ड क्लास गोल्ड स्टैंडर्ड लेवल पे चल रही हैं। तो हमारी कोशिश यही है पब्लिक सेक्टर में कि इस गोल्ड स्टैंडर्ड के मुकाबले में हम लोग सब लोगों को पहुंचा दें। सीएनबीसी आवाज पहला कदम के इस मौके पर, इस लॉन्च के मौके पर मंत्री जी जयंत सिन्हा हमारे साथ हैं और इन्होंने जो फ्रेमवर्क रखा है उसके एग्जीक्यूशन को समझने के लिए कुछ बातचीत करना चाहूंगा सर आपसे। और थोड़ी सी शरारत भी आप इस सेंस में कह सकते हैं कि विषय तो लिटरेसी और इंक्लूजन का है, लेकिन गवर्नेंस एजेंडा को ही उसको डिलीवर करना है तो वो काम कैसे होगा। हम ये समझते हैं सर कि बैंकिंग जो है ये हमारी पूरी व्यवस्था का दिल है और जो बैंक हैं वो रक्तवाहिनियां हैं और उसमें थोड़ा ब्लॉकेज है। पिछले दिनों में जो सरकार जिस तरीके से गवर्न कर रही है, हम ये मानते हैं कि बहुत सही डायरेक्शन है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस राय के हैं सरकार के भीतर कि पब्लिक सेक्टर कैरेक्टर रखते हुए भी, होल्डिंग नीचे ला करके भी, वर्कर्स और आम लोगों को शेयर दे करके भी इन बैंकों को बहुत बढ़िया से पुनर्जीवित किया जा सकता है। और सरकार को बिल्कुल अपने पब्लिक सेक्टर कैरेक्टर जो है उसका ओनरशिप का जो कंट्रोल है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। इस दिशा में कोई विचार हो रहा है या हिचक है? देखिए, ऐसा है कि पब्लिक सेक्टर में भी कुछ हैं जो इतना अच्छा नहीं इस समय रिजल्ट्स दे रही हैं, पर कई जो हैं, जैसे आप एनटीपीसी ले लीजिए, आप बीएचईएल ले लीजिए, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ले लीजिए, ऐसे ऐसे कई सारी संस्थाएं हैं जो एकदम वर्ल्ड क्लास गोल्ड स्टैंडर्ड लेवल पे चल रही हैं। तो हमारी कोशिश यही है पब्लिक सेक्टर में कि इस गोल्ड स्टैंडर्ड के मुकाबले में हम लोग सब लोगों को पहुंचा दें। और अगर वो इस तरीके से बढ़िया तरीके से चलेंगे, उनका ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस शानदार रहेगा, तो उसमें सब लोगों का फिर जो शेयर वैल्यू है बाजार में, जो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो भी बढ़ेगा। और ये भी होगा कि जो कस्टमर सर्विस होने वाली, जो हम लोग को दिलवाना है, जो होने वाला है, जो अंत्योदय की जिसकी हमने बात की, वो भी हम लोग इस प्रकार से उन्हें दे सके जिसमें कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ कस्टमर सर्विस भी एकदम जबरदस्त। बिल्कुल सर, आपने अंत्योदय की बात कही। अंत्योदय का मूल आधार हम ये समझते हैं वो है जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन के लिए आर्थिक गतिविधि का चलना जरूरी है और यही रक्तवाहिनियां जिस प्रकार के एनपीए में फंसी हुई हैं, इसका सोल्यूशन हमको लगता है तत्काल तौर पर और बोल्ड तौर पर बहुत जरूरी है। और यहां सरकार थोड़ा सा हिचक और संकोच में है कि एनपीए के मामले को किसी प्रकार से कवर न किया जाए, सॉफ्ट हैंडलिंग ना हो। देखिए, आज के समय सब कुछ पारदर्शी तरीके से करना पड़ता है, इसलिए कुछ कवर हो भी नहीं सकता। पर्दे के पीछे हम लोग क्या कर सकते हैं आज के समय? आप लोग मीडिया वाले हैं, आप तो सीधा पर्दा खींचकर सब कुछ दिखाई देते हैं। तो हम लोग जो भी कुछ करते हैं पारदर्शी तरीके से करते हैं। जो एनपीए का जो आपने कहा जो मामला है, एक तरफ आरबीआई ने काफी, मैं कहूंगा कि सख्त जो उनके रेगुलेशंस है वो उन लोगों ने इम्पोज कर दिए हैं, और दूसरी तरफ ये है कि मार्केट का जो डिमांड है कि आप पारदर्शी तरीके से एसेट क्वालिटी पे आप सूची पहुंचाइए। ये दोनों अगर आप जो दबाव जो बना रहे हैं, अगर देखिए तो हम लोगों ने इस कारण एसेट क्वालिटी पे, एनपीएस पे सब जो भी सूची है, इंफॉर्मेशन है, हम लोगों ने पेश की हुई है। अब ये सब होते हुए, अब ये सब जानकारी लेते हुए, अब हमें क्या करना है कि एनपीएस जो है उनको संभालना है। और अगर एनपीएस को संभालना है तो हमें सेक्टर बाय सेक्टर जाना पड़ेगा। यानी कि रोड सेक्टर में जो समस्याएं हैं वो अलग हैं, पावर सेक्टर में जो समस्याएं हैं वो अलग हैं,
स्टील में जो समस्या है वो अलग है। हर इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हमको कस्टमाइज्ड वे में एक के बाद एक हम लोग उनको हल करेंगे, उनका समाधान ढूंढेंगे और उस पर ही हम लोग लगे हुए हैं। इसलिए अगर आप सोचिए तो इसमें कोऑर्डिनेशन, तालमेल जो हमें बनाना पड़ रहा है वो काफी मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल मामला है, क्योंकि हम लोगों को मिनिस्ट्रीज के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ काम करना है, हमें राज्यों के साथ काम करना है, कई सारे स्टेट के मुद्दे हैं। तो ये सब मिला जुलाकर अगर हम लोगों को एनपीएस को ठीक करना है तो इन सब हम लोगों को ठीक को बुलाकर सब स्टेक होल्डर्स के कंसल्टेशन के बाद ही हम लोग एनपीएस का समाधान कर पाएंगे। जिस स्वरूप का जीएसटी बन गया है ये मूल अवधारणा से काफी इसमें टूट फूट आ गई है और इसको तो दरअसल लागू होना नहीं चाहिए। डोंट मेक द परफेक्ट द एनिमी ऑफ द गुड। प्रश्न हमें यह पूछना चाहिए कि जो जीएसटी बिल जो आज जो हमने उसको रूप दिया है, इज इट गुड इनफ? और कई सारे आपको विशेषज्ञ बताएंगे कि इट इज गुड इनफ। एक सवाल और जो कि हम लोग लिटरेसी और इंक्लूजन की जो बात करते हैं उसमें हमको लगता है कि भारत को कैपिटल मार्केट के लेवल पे एक नए लेवल पे ले जाने के लिए डाइवेस्टमेंट एक ऐसा टूल है जिसमें छोटे निवेशकों को ज्यादा डिस्काउंट दे करके सरकार का पैसा पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के पास रहेगा, किसी और के पास नहीं रहेगा। और हमको लगता है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट की लाइन अब लगने वाली है उसमें डिस्काउंट बढ़ाना चाहिए, भले ही 1 लाख रुपए का हो, और ये जिसके पास मोबाइल है, एक नंबर है जो एक पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, एक नए प्रकार की क्रांति खड़ी कर सकता है। नहीं, ये बहुत आपका अच्छा सुझाव है। और शेयर बाजार में रिटेल पार्टिसिपेशन को कैसे हम लोग बढ़ाएं, इस पे हम लोगों ने काफी कुछ काम किया हुआ है। 2-3 इसमें मैं कहूंगा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला तो ये है कि एक यूनिवर्सल केवाईसी होना चाहिए। अगर आपका एक बैंक का खाता खुल गया है तो हम लोगों को इस तरीके से उसको तैयार कर देना चाहिए कि वो आपके डीमैट अकाउंट का भी केवाईसी बन सके। केवाईसी अगर हो गया है बैंक का तो उसका डीमैट अकाउंट का भी केवाईसी बन सके। तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, एक यूनिवर्सल केवाईसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये पहला मुद्दा हुआ। दूसरा मुद्दा ये है कि हम लोगों को ओएफएस जो है, ऑफर फॉर सेल जो है, उसको इस तरीके से तैयार करना है कि रिटेल पार्टिसिपेशन उसमें आसानी से हम लोग उसमें जोड़ पाए। और हम लोगों ने किया भी है। अगर आपको मालूम होगा कि जो अभी जो ऑफर फॉर सेल हुआ पीएफसी का, उसमें रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हम लोगों ने फ्राइडे को उसकी सूची दी। बैंक जो था वो सैटरडे को खुला हुआ था, तो लोग जाके बैंक में पैसा डाल सकते थे इस ऑफर फॉर सेल के लिए, और फिर मंडे को ऑफर फॉर सेल हुआ। तो अगर हम लोग इस टाइप की बातों में सोचते रहे कि भाई रिटेल पार्टिसिपेशन को हम लोग कैसे ला सकते हैं, तो हम लोग जरूर कोई ना कोई इसके लिए साधन सुविधा हम लोग तैयार करेंगे जिसमें और रिटेल पार्टिसिपेशन हो। तो ये दूसरा मुद्दा हुआ। तीसरा मुद्दा जो आपने उठाया वो डिस्काउंट का है। वो हम लोगों को इशू बाय इशू देखना पड़ेगा। जैसे अभी पीएफसी का हुआ, उसमें जो रिटेल जो ट्रांच था वो मुझे लगता है शायद 4 गुना ओवर सब्सक्राइब था, और वो आपको जो डिस्काउंट आज के समय है उस पे 4 गुना उसका ओवर सब्सक्राइब था। तो देखना पड़ेगा कि प्राइसिंग और डिस्काउंट पे हमें क्या ध्यान देना है। परंतु अभी जो डिस्काउंट्स चल रहे हैं मुझे लगता है वो काफी आप अहम बात बता रहे हैं कि केस बाय केस डिस्काउंट परसेंटेज कम या ज्यादा हो सकता है। वो हर हम लोगों को ऑफर को देखना पड़ेगा कि वो कितना अट्रैक्टिव है, जो मार्केट में माहौल है वो कैसा माहौल है। अगर हम लोगों को लगता है कि वो कम डिस्काउंट पे ओवर सब्सक्राइब हो सकता है तो हम लोग जरूर करेंगे। याद रखिए संजय जी, बहुत जरूरी बात यह है कि जब हम लोग किसी पीएसयू को शेयर बाजार में बेचते हैं तो वो आपका धन है, बिल्कुल, है ना। तो उसके लिए जितनी रकम मिले उतना अच्छा। बिल्कुल, हम आप लोगों के लिए आपके एजेंट हैं, तो उस पर तो हम लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल पूछूंगा। सवाल बड़ा छोटा सा है और एक राय के साथ है। वो ये कि जीएसटी इस सदन में, इस सत्र में पास हो जाएगा क्या? वैसे बहुत लोगों की राय यह है कि जिस स्वरूप का जीएसटी बन गया है ये मूल अवधारणा से काफी इसमें टूट फूट आ गई है और इसको तो दरअसल लागू होना नहीं चाहिए। ये गलत सोच है। देखिए, अंग्रेजी में कहते हैं डोंट मेक द परफेक्ट द एनिमी ऑफ द गुड। प्रश्न हमें यह पूछना चाहिए कि जो जीएसटी बिल जो आज जो हमने उसको रूप दिया है, इज इट गुड इनफ? और कई सारे आपको विशेषज्ञ बताएंगे कि इट इज गुड इनफ, यानी कि आज के समय जो बिल तैयार है वो आज के हालातों से इतना उसमें सुधार ला सकता है, इतना उसमें और बेहतर बना सकता है कि हमें जरूर करना चाहिए। हाँ ठीक है, परफेक्ट कोई चीज हो सकती है,
पर परफेक्ट के लिए हम लोग ये थोड़ा ना कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल और अपने को हानि देते रहे। तो आज के समय जो बिल तैयार हो चुका है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लोग जिसको पेश करने वाले हैं, उसमें सब लोगों की सहमति बन गई है। सिर्फ विपक्ष में एक विरोधी हैं जो नहीं चाह रहे हैं। अब किस लिए नहीं चाह रहे हैं वो तो आप ही बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता हूं। क्योंकि अगर हम लोग देखें कि जीडीपी ग्रोथ रेट को, बिजनेस को, व्यापार को, व्यवसायों को कितना इसमें से लाभ मिल सकता है और देश को कितना लाभ मिल सकता है, तो ये सोच कि इसको इस समय रोक दें क्योंकि कोई हम परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की खोज में है, वो तो मैं सोचता हूं कि ये बिल्कुल भ्रष्ट बुद्धि है। सर, आपका इस बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। अभी डीबीटी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, फिर भी बैलेंस आ रहा है। पर जब ये लॉन्च हुए थे तो आपकी ओर से ऐसे संकेत आए थे कि एक के बाद एक कई स्टेप है और कई तरह से फ्लो इन अकाउंट्स में आएंगे, कई चीजों को जोड़ा जाएगा। तो अगले कदम कौन से हैं उसमें? जो नरेगा के पेमेंट्स होने वाले हैं, जो भुगतान होता है नरेगा के लिए, वो भी हम लोग आपके बैंक के खाते से आपको देने वाले हैं। दूसरी बात है केरोसिन की जो सब्सिडी है, वो आज के समय आप चाहे जाकर केरोसिन को कम दाम में लीजिए या आप कैश पेमेंट से ले लीजिए, इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने अब तीसरी बात ये की है कि जो पीडीएस वाला है मामला, कि आप चाहे आप फूड ग्रेन्स ले लें या आप कैश पेमेंट ले लें, इस पे भी काम हो रहा है। अब वक्त आ गया कि हम कुछ और मेहमानों को भी यहाँ पर शामिल करेंगे। संजय जी का धन्यवाद, लेकिन ये हमारे बीच में बने रहेंगे। और अगला थीम ऐसा है जिसमें कुछ और लोग जुड़ेंगे जो फाइनेंशियल एजुकेशन से जुड़ा काम भी कर रहे हैं, और इसका थीम है कंट्रीब्यूशन टू फाइनेंशियल इंक्लूजन एजुकेशन बाय ट्रेडिशनल प्लेयर्स। और इस पैनल डिस्कशन को कंडक्ट करने के लिए मेरे साथ हैं सीएनबीसी आवाज के बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या जी, अरुण तिवारी जी चेयरमैन और एमडी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, चेतना विजय सिन्हा चेयरपर्सन मानदेशी बैंक, केएस राव हेड इन्वेस्टर एजुकेशन बिरला एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और श्री पृथ्वी हल्दिया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्राइम डेटाबेस। जैसे कि वित्त मंत्री जी ने हमें 4 सिद्धांत दिए, उन 4 सिद्धांत को अब हमारे जो 4 मेहमान जुड़ रहे हैं वो आगे बढ़ाएंगे। ऐसे कि जो पहला सिद्धांत था अंत्योदय का, तो अरुण तिवारी जी ने जिस तरह से कोशिश की है कि एक गांव में और एक आदमी जिसके पास अब तक बैंक अकाउंट नहीं है उसके पास अकाउंट खोला जाए, तो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश ये कर रहे हैं। दूसरा सिद्धांत था अधिकार का, कैसे इंक्लूजन के साथ लोगों को उनके अधिकार मिले। और अगर हम देखें तो चेतना सिन्हा जी ने ये काम काफी कामयाबी के साथ किया है। जो सबसे कमजोर वर्ग है उस तक पहुंचने का, महिलाओं को कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन या फाइनेंशियल आजादी से उनके अधिकार मिले, तो उस पर हम इनसे बात करेंगे। और तीसरा जो बात थी मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम गवर्नेंस, उस पर मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिटर्न का सिद्धांत लेकर म्यूचुअल फंड्स चलते हैं, तो केएस राव साहब से उसकी बात होगी। और आखिर में जब प्रो मार्केट होने की बात आती है तो लोग अपने जो रिस्क ले रहे हैं उसको अच्छी तरह समझें। पृथ्वी हल्दिया जी इस पर लगातार नजर रखते हैं और सीएनबीसी आवाज के माध्यम से बताते रहते हैं। तो पहले से शुरुआत की जाए अंत्योदय की जो बात थी, तिवारी साहब, जो अकाउंट्स नए खुलते हैं जैसे कि जयंत सिन्हा जी बता रहे थे, उस अकाउंट के खुलने के बाद जो पहली चुनौती सारे बैंकों के सामने है कि लोग कैसे उनका इस्तेमाल करें, उसके लिए आप क्या कोशिशें कर रहे हैं? देखिए, जो अंत्योदय की बात कही गई, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कही गई, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कही, थोड़ा हम 2 कदम, ये पहला कदम है, 2 कदम पीछे चलते हैं। वो सोचिए, वो झारखंड हो या बिहार हो, उसके सुदूर किसी गांव में एक किसान है जिसके पास अपनी आइडेंटिटी नहीं है। बैंक का खाता खुलना, सबसे पहले उसे एक आइडेंटिटी मिलती है। आप कभी देखें किसी किसान को, आपको पंडिया जी कभी मौका मिला हो, वो अपनी पासबुक हम लोग अपने ब्रीफकेस में डाल देंगे और ढूंढेंगे। किसान अपनी पासबुक वो अंदर जो पहनता है ना, उसके अंदर संभाल के लेके आता है, इस तरीके से वो पसीने से गीली हो जाती है। उसके लिए उस चीज का इतना महत्व है क्योंकि उसे पहले एक आइडेंटिटी मिली। दूसरा, अगर हम आर्थिक विकास की बात करें, और अधिकतर अगर हिंदुस्तान गांव में रहता है और अगर वो गांव वाला उसके साथ नहीं जुड़ा, एक्सक्लूडेड रहा, तो मेरे ख्याल से जो आर्थिक विकास होगा भी उसका कोई अर्थ व्यापक नहीं होगा और दूरगामी नहीं होगा। हम लोगों ने जो किया, जैसा मंत्री जी ने बताया,
17 करोड़, जो 22 जुलाई की फिगर है, 17 करोड़ 10 लाख अकाउंट खोले हैं, जिसमें से 15 करोड़ अकाउंट्स में रुपए कार्ड भी दिया जा चुका है। और खाली बात खाता खोलने की नहीं है। हिंदुस्तान को अगर 1947 में पहली आजादी मिली, 1990-91 में आर्थिक आजादी मिली, तो ये जो जनधन में काम हुआ है, ये हिंदुस्तान के लिए वाकई में तीसरी आजादी सिद्ध होगी, ये मेरा मानना है। और हकीकत यह है, मैं इसे कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहा, लेकिन इसमें कॉमर्स है। आज की तारीख में इन खातों में 20,800 करोड़ रुपया है जो आउटस्टैंडिंग है। ये मैं उस पैसे की बात नहीं कर जो इनके थ्रू फ्लो हुआ है। मैं अगर अपने बैंक की बात करूं, 52 लाख अकाउंट खोले हैं आज की तारीख में, 50% एक्टिव अकाउंट्स हैं जिनमें बैलेंस है। उसमें बैलेंस अगर मैं एक कंपैरिजन करूं कि गांव के खातों में एवरेज बैलेंस कितना रहता है और इन खातों में कितना है, इन खातों में बैलेंस ज्यादा है, जबकि अभी डीबीटी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अहम शुरुआत थी जिसको का अंजाम अभी होना है, बट जो अभी जिस रास्ते पे हम हैं बहुत अच्छा रहेगा। तो जयंत सिन्हा जी, जैसे कि कह रहे अरुण तिवारी जी कि अभी डीबीटी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, फिर भी बैलेंस आ रहा है, पर जब ये लॉन्च हुए थे तो आपकी ओर से ऐसे संकेत आए थे कि एक के बाद एक कई स्टेप हैं और कई तरह से फ्लो इन अकाउंट्स में आएंगे, कई चीजों को जोड़ा जाएगा, तो अगले कदम कौन से हैं उसमें? ये देखिए, इसमें 2-3 बहुत महत्वपूर्ण कदम हम लोग लेने ही वाले हैं। पहला तो ये है कि जो नरेगा के पेमेंट्स होने वाले हैं, जो भुगतान होता है नरेगा के लिए, वो भी हम लोग आपके बैंक के खाते से आपको देने वाले हैं। आज के समय नरेगा का पेमेंट जो है वो बड़े मुश्किल से मिलता है, उसमें बहुत सारे मतलब आपको कष्ट होते हैं उस पेमेंट लाने के लिए। जब हम लोग सीधा आपके बैंक के खाते में डाल देंगे तो नरेगा का जो पेमेंट है वो आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात है केरोसिन की। केरोसिन की जो सब्सिडी है वो आज के समय आप चाहे जाकर केरोसिन को कम दाम में लीजिए या आप कैश पेमेंट से ले लीजिए, इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने अब तीसरी बात ये की है कि जो पीडीएस वाला है मामला, कि आप चाहे आप फूड ग्रेन्स ले लें या आप कैश पेमेंट ले लें, इस पे भी काम हो रहा है, जिसमें कि लोग अपने आप चुन लें कि उनको कैश पेमेंट चाहिए कि आपको पीडीएस चाहिए, ये फूड ग्रेन्स चाहिए पीडीएस में। ये सब बातें जो हैं अब इस डीबीटी प्लेटफॉर्म से हम लोग दिलवाने वाले हैं। कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ पाथ आप जनधन योजना के तहत भी देख रहे हैं। अगर हम लोगों को साधन देते हैं तो हम उन्हें सम्मान भी दे रहे हैं। चेतना जी, जो तिवारी जी कह रहे थे कि जिस आदमी का पहली बार खाता खुला है उसके लिए उसका जो महत्व है, जो वैल्यू है, वो बहुत ज्यादा है। कैसे ये ट्रांसलेट होती है सोशल बेनिफिट्स में? हम तो बैलेंस शीट और पीएनएल की भाषा ज्यादा समझते हैं, पर सोशल बैलेंस शीट कैसे सुधरती है? जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं या ये बात करते हैं कि जिन लोगों ने कभी बैंक में गए ही नहीं, उनके खाते खोलने हैं, लेकिन और उनको एक्सेस देना है बैंकिंग का। मैंने जब औरतों के साथ हम लोग बैंकिंग करते हैं या हमारे बैंक में मानदेशी महिला बैंक में औरतें बैंक अकाउंट खोलती हैं, वो एक्सेस नहीं सोचती हैं, वो सोचती हैं कि मुझे धन क्रिएट करना है, वेल्थ क्रिएट करनी है, एक्सेस नहीं। और उसके लिए हम क्या दे सकते हैं? मतलब जैसे मंत्री महोदय ने बहुत अच्छी बात ये कही कि साधन देना बहुत जरूरी है, सिर्फ एक्सेस नहीं। यानी मैं उदाहरण फिर जनधन योजना पे ही कहना चाहूंगी कि यहाँ खाता खोलना है, खाता खोलने के बाद आप उसमें ट्रांजैक्शन कीजिए और फिर उस पे आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी। जब मैं ये कहती हूँ तो मैं भी एक गांव का, हमारे यहाँ भी ये सेम महिलाओं को बचत खाते पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं और ये देना जरूरी है और बहुत अच्छे से चलेगा, इसका हमें समझ नहीं थी बैंक एज अ बैंकर। पर जब हमारे यहाँ जो सब्जी बेचती है हफ्ते के बाजार में, वो महिलाएं हर हफ्ते अपनी जब वीकली मार्केट में सब्जी बेचती हैं, वो सुबह कर्ज लेती है मनी लेंडर से और शाम को वापस दे देती है। उसको पता रहता है वो सुबह 500 लेगी और शाम को 550 देगी। अगर जब तक वो 500 रुपये नहीं दे पाती है तब तक वो 50 देती ही रहेगी। इस तरीके की परिस्थिति थी। तो हमें लगा इन महिलाओं को फाइनेंशियल लिटरेसी देने की जरूरत है। उन्हें पता नहीं है कि वो कितना इंटरेस्ट दे रही हैं, कितना ब्याज दे रही हैं। जब हमने महिलाओं से बात की तो उन्होंने कहा हमें पता है हम लोग ज्यादा ब्याज दे रहे हैं,
तो हमने कहा फिर आप बैंक से क्यों नहीं लेते हैं? उनका जवाब था कि जो मनी लेंडर साहूकार है उनके पास जाते हैं, हमें जब चाहिए तब हाथ में पैसा मिलता है, अगर बैंक के पास जाते हैं तो कागज और फॉर्म मिलते हैं। तो सवाल ये है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये सुविधा उनको उतनी ही अच्छे तरीके से दी जाए तो वो क्यों नहीं लेगी। और आज मुझे अभिमान है कि जब से हमने ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का अकाउंट शुरू किया, ये वीकली मार्केट में जो औरतें बैठती हैं उनके साथ, करीबन 2,10,000 महिलाओं ने न सिर्फ अकाउंट खोला लेकिन उस पे ओवरड्राफ्ट लेके उनका आज वर्किंग कैपिटल है वो 24-25 हजार हो गया, जबकि उनका आउटस्टैंडिंग लोन 2-2.5 हजार के ऊपर नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि 2-2.5 हजार के लोन पे आज वो अपना ट्रांजैक्शन करके वर्किंग कैपिटल 25,000 तक हमारी महिलाएं ले जाती हैं। इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल लिटरेसी अगर हमें सही में लानी है तो उनसे पहले ये सीखना पड़ेगा उनको क्या चाहिए एक, और उनको किस तरीके से देना चाहिए ये दो। अगर ये सुविधा हम उपलब्ध करें तो मुझे नहीं लगता है कि हमारी गांव की महिलाएं हैं, मतलब जो नहीं पढ़ी लिखी है लेकिन उन्हें पढ़ाई, उन्हें बैंकिंग, उन्हें फाइनेंस पता और है। कुछ ऐसा ही एक हम कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ पाथ आप जनधन योजना के तहत भी देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही। और आपको जैसे चेतना जी ने बताया कि अगर हम लोगों को साधन देते हैं तो हम उन्हें सम्मान भी दे रहे हैं, सम्मान भी उनको मिलता है। और वो एक के बाद एक जब अपना खाता खोला, फिर वर्किंग कैपिटल का उसका ओवरड्राफ्ट करके उसका प्रयोग किया, अपनी समृद्धि बढ़ाई, अपने साधन बढ़ाए और चीजें किए, इस प्रकार से एक एक कदम लेते हुए अपने को एक इस तरीके से वो एक स्थिति में पा सकते हैं कि जहां जो वो कल्पना भी नहीं जिसके बारे में वो कर सकते थे, उस लक्ष्य पे वो आ सकते हैं। तो ये होता है साधन का फायदा कि जब आप साधन दें तो उसके साथ उनकी जो मेहनत, जो उनकी सोच, जो उनके विचार जुड़ जाते हैं, उससे जिस चीज का वो निर्माण फिर करते हैं उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और वही आउट ऑफ द बॉक्स, वही अनएक्सपेक्टेड जो चीजें हैं, उन्हीं से देश आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, तो ये तो बात हुई बिल्कुल बेसिक, पहली बार जिन लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन में लाया जा रहा है। लेकिन हल्दिया साहब, आप देखिए, जो लोग इसको समझते हैं, जानते हैं और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न लेने की कोशिश करते हैं, इतने दिनों तक के समझाइश के बाद भी क्या वजह है आपको लगता है कि लोग 1-2% ज्यादा कमाने के चक्कर में कहीं ना कहीं फंस के अपनी पूरी कमाई को गंवा बैठते हैं? आपने अच्छा मुद्दा उठाया, क्योंकि अभी तक डिस्कशन चल रहा है ऑफ द लास्ट मैन, अंत्योदय की बात हो रही है, हम बैंक अकाउंट खोलने की बात कर रहे हैं, हम उस तरह के साधनों की बात कर रहे हैं। पर आपका जो ऑडियंस है, जो टीवी का ऑडियंस है, वो मार्केट ऑडियंस है। और आपने अच्छा मुद्दा उठाया मार्केट का, तो मेरे 2-3 सुझाव हैं इसके लिए। आपको क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या उनके फीचर्स हैं, क्या रिस्क्स हैं, ये तो बताने ही चाहिए। पर आपको एक मुहिम ये भी चलानी चाहिए कि क्या गलत प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर। अगर आप पिछले 2 साल में देखेंगे तो सेबी ने 200 ऑर्डर निकाले हैं ऐसी कंपनियों के अगेंस्ट जिन्होंने इलीगली पैसा रेज किया है छोटे निवेशकों से। एक कंपनी है जिसने 49,000 करोड़ रुपए रेज किया 5 करोड़ इन्वेस्टर के साथ, और वो कंपनी गायब हो गई है। तो ये जो सेविंग है वो इन्वेस्ट जब तक सही तरह से नहीं होगी तो आगे देश नहीं बढ़ेगा और ना वो इंडिविजुअल बढ़ेगा। तो हमको ये एक मुहिम चलानी है कि आपको निवेश कौन सी स्कीम में नहीं करना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए आपके लिए। और एक बहुत बढ़िया जरिया जो है वो है कि पीएसयू के जो ऑफर्स हैं, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर आप 5% के बदले में 10% डिस्काउंट दें तो लाखों करोड़ों नए निवेशक बाजार में आएंगे। 90 के दशक में जब शेयर बाजार में पहली बार एक्साइटमेंट शुरू हुआ था, उस वक्त टोटल सेविंग का करीब 2% तक मार्केट में आ गया था एक बार की। और इसके बाद अब जबकि हमारा जीडीपी इतना बढ़ चुका है, मार्केट में काफी पैसा है, पर रिलेटिवली आप देखें तो अभी वो 20 साल पहले से कम है। वो लोग जो एक बार हाथ जला के गए, उनको दोबारा बाजार में लाने के लिए क्या कर सकते हैं? नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि लोगों के हाथ जले। हम लोगों को समझाना चाहिए, और इसमें फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी कि लोगों को समझाएं कि कौन कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कब कब सही हैं।
मिस्टर राव, एक जो रिस्क और रिटर्न की बात कर रहे हैं, एक बात ये भी होती है कि जब बाजार में निवेश का सबसे अच्छा समय होता है तब कोई नहीं आता, और जो सबसे गलत समय होता है तभी ज्यादा लोग आते हैं। आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे बता रहे हैं लोगों को कि ये सही समय है, अब पैसा लगाओ, अब इस गाड़ी में चढ़ जाओ? There are two things I'll answer to your question. Probably I'll take it from where Prithvi Haldia sahab has left. आजकल जो फाइनेंशियल लिटरेसी का प्रोग्राम जो माध्यम से ट्रेनिंग्स होते हैं, आई प्रोबेबली इनवाइट वी हैव डन समथिंग वेरी नॉन इंट्रूसिव वे कर दिए थे। आई मीन हमारे प्रोग्राम में ये बताना चाहते हैं लाइक यू नो रिस्क एंड रिटर्न के बारे में, और आपने बता रहा था कौन से सही समय ऐसी होता है, हर दिन एक सही समय होता है मार्केट के मुताबिक, ऐसा नहीं। म्यूचुअल फंड वही काम करते हैं, किसी के लिए कोई समय सही समय है, कॉमन स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए तो एनी टाइम वी कैन कम देयर, एंड वी हैव डन सर्टेन थिंग्स विच आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंसेस। हमारे पास एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करे थे, जानोगे तभी तो मानोगे, वेर वी रीच टू द रूरल इन्वेस्टर वेरियस सेगमेंटेशंस एंड वी टीच अबाउट देम। आई थिंक पृथ्वी सर, वी डू lot of things which is a very creative way, very non-intrusive way. It is sometimes we customize. It's not just a PowerPoint presentation. अभी कभी गांव जाते हैं, we have a program called घर चलो गांव चलो, and we do for the rural India farmers. It is a skit-based presentation. जब भी हम स्टूडेंट्स के पास जाते हैं, हमें we created a program called Money Lab. It's based on the Vision 2020 of Abdul Kalam ji's book, how you need to create for your future and how you can have your savings habit which is differently. Then the funds or products will never come there. It's only how you can inculcate the savings habit. And हमें और एक प्रोग्राम ऐसे क्रिएट किए हैं which is like you know it's I call since we have today launching a book which is a Bollywood blockbuster, a program which is a blockbuster for an Indian young investor. We created a program called it's a My First Paycheck. Today lot many people, thanks to the government today, I mean we are blessed. I think this country is the best of the times. We have a pro-market government and we have a proactive regulator and we have a progressive economy. At this point of time, we thought, you know, it's creating a lot of employment. People are getting into the employment, and we created a program. It's for basically we started with the final year graduates के लिए. ये program का नाम है My First Paycheck. I think तो जैसे आज आपकी कमाई शुरू हो उस दिन से आप पहली कमाई से आप ये करो, आपका रिटायरमेंट का प्लानिंग कैसा करें, ये ऐसी लाइक यू नो इट्स नॉट दैट अ बोरिंग लेक्चर, बट फॉर देम यू नो आई थिंक करंट जनरेशन इज फॉन्ड ऑफ 2020 क्रिकेट एंड वी आर इनटू द वर्ल्ड ऑफ 2020. दे वांट एवरीथिंग क्विक. देन वी नीड टू टेल देम यू नो देयर लाइफ में दे प्ले 30-30 क्रिकेट. वो 30 साल काम करेगा और 30 साल रिटायर्ड लाइफ रखेगा. हाउ दैट 30 साल ही कैन वर्क विद इट, और वो बढ़ती जा रही है, वो बढ़ती जाती है. वो वेल्थ क्रिएशन. आई थिंक मंत्री जी ने बताया था साधना और सम्मान, हमें बताएंगे समृद्धि. हमें जनधन योजना होता है, हमारे पास ये ज्ञान दान योजना होता है. अभी तो आप ये पूरी कोशिश करिए. आपने एक बात बताई कि लोगों को लंबी प्लानिंग करना आप सिखाते हैं, लेकिन जयंत सिन्हा साहब ये जो सारी बातें हो रही हैं, सारी कोशिशें हो रही हैं, आप देखिए 90 के दशक में जब शेयर बाजार में पहली बार एक्साइटमेंट शुरू हुआ था, उस वक्त टोटल सेविंग का करीब 2% तक मार्केट में आ गया था एक बार की. और इसके बाद अब जबकि हमारा जीडीपी इतना बढ़ चुका है, मार्केट में काफी पैसा है, पर रिलेटिवली आप देखें तो अभी वो 20 साल पहले से कम है. वो लोग जो एक बार हाथ जला के गए, उनको दोबारा बाजार में लाने के लिए क्या कर सकते हैं? नहीं, हमें इसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि लोगों के हाथ जले हैं. हम लोगों को समझाना चाहिए, और इसमें फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी कि लोगों को समझाएं कि कौन कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कब कब सही हैं. और एक जैसे हल्दिया साहब ने बताया कि जो पॉन्जी स्कीम्स वगैरह हैं, जो गारंटीड रिटर्न्स का आश्वासन देते हैं, उनसे हम लोगों को दूर रखना है. ये लोगों को नहीं लगना चाहिए कि भाई कोई हमारा भतीजा है या कोई हमारा चाचा है जिसको 18% गारंटीड मिल रहा है. अगर आपको बैंक डिपॉजिट से ज्यादा आपको कोई आश्वासन दे रहा है तो वो गलत है. ये जो मैसेज है ये सब लोगों के पास जाना चाहिए कि आपकी जो भी कोई सेविंग्स है आप गलत जगह मत लगाइए. आपको 30-30 खेलना है जैसे उन्होंने बताया, और 30-30 अगर आपको खेलना है तो अगर आपको अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स करनी है तो कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होने चाहिए. अगर आप लोगों के बच्चों के शिक्षा के लिए अगर आपको 5 साल 10 साल की सेविंग करनी है, वहां कौन सा फाइनेंशियल प्रोडक्ट होना चाहिए. अगर आप लोगों को बाजार में जाकर वर्किंग कैपिटल लेना एक दिन के लिए, तब कौन सा फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विस की जरूरत है. अगर आपको बेटी की शादी के लिए आपको सेव करना है, तब कौन सा फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विस है.
और अगर आपको अपने जीवन को सुरक्षित रखना है तो लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से कौन सा आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट देना पड़ेगा। ये फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक मैं कहूंगा एक लक्ष्य होना चाहिए कि लोगों के जो नीड्स हैं, जो उनकी मांगे हैं, उसके साथ साथ उस जो अगर ये मांगे हैं तो उसके साथ साथ कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हमें उनको जोड़ना है। जब हम ये कर पाएंगे तो सिर्फ हम फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हम कर पाएंगे, हम फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन भी दे पाएंगे। ये जो थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क है तिवारी साहब, आप देखें तो जो HNIs हैं उनकी मदद करने के लिए, उनको सर्विस करने के लिए बड़े बड़े बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लगे रहते हैं, लेकिन जो आम आदमी है वो इस एक्स्ट्रा रिटर्न के चक्कर में कहीं फंस जाता है। तो आपको क्या लगता है किस तरह से आप दूसरे प्रोडक्ट उनको ऑफर कर रहे हैं और उनको बचा रहे हैं कि वो कहीं गलत जगह ना जाए? जो आपने HNI की बात की, मैं खाली HNI की बात नहीं करूंगा। और जो हल्दिया साहब ने कहा कि सर हर आदमी अपनी रिवॉर्ड की तो बात कर देता है। हल्दिया जी एंड मंत्री जी, हम लोगों ने एक अहमदाबाद बेस्ड है इंडियन स्कूल फॉर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वो फॉर्मर डिप्टी गवर्नर श्यामला गोपीनाथ हैं, जिसमें हम लोगों ने ईस्टर्न यूपी में जहां हमारी प्रेजेंस ज्यादा है कैंप्स किए। एंड दीज कैंप्स आर नॉट, जो आप बोल रहे हैं ना कि अपनी लैंग्वेज में बोल दिया, ए भी हम मान लेते हैं, उसे पता है हम XY पे पहुंच जाते हैं। वेदर इट्स पोस्टर्स, प्लेज, स्केट्स, सॉन्ग्स, एंगेजमेंट जस्ट फॉर द वुमेन। और पिछले 3 महीने करीब करीब 60,000 महिलाएं, और वो फर्क वहां दिखता है कि उन्हें वाकई में जब वो बैंक में खाता खुलाने जाती है तो सवाल, जो पॉइंटेड सवाल पूछती हैं, अगर आप वहां उपस्थित हो सकें और कवर कर सकें तो देखिएगा उसका फर्क कितना पड़ता है। तो जो हमारा तबका HNI पढ़ा लिखा है उसका भी ख्याल करते हैं, बट ख्याल उसका ज्यादा करते हैं जो हैव नॉट्स पे आता है। बिल्कुल, तो जैसे कि तिवारी जी कह रहे हैं और हमारे सभी दूसरे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, उन सभी की ओर से हम CNBC आवाज के भी तमाम दर्शकों का आह्वान करेंगे कि जो भी लोग पहला कदम लेने की तैयारी में हैं, आप उनकी हैंड होल्डिंग करें, अगर पकड़ सकते हैं तो उनके हाथ पकड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ये पहला कदम लेने के लिए। नई टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने और फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ावा देने की कैसी कोशिशें हो रही हैं, उस पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वित्त मंत्री जी, जैसे कि पहले आप कह रहे थे कि नए बैंक जो हैं वो इस काम को एक और स्टेप आगे ले जाएंगे और उसमें टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी भूमिका शायद होने वाली है। तो ये कहना चाहिए कि ये जो नए तरीके के बैंकों को अब लाइसेंस मिलने वाला है वो पुराने बैंकों जैसे बिल्कुल नहीं होंगे, ये नए तरीके के नए बैंक होंगे। देखिए, हमारी सोच है कि सब जो साधन है वो आपके मुट्ठी में होने चाहिए, पूरी सुविधा आपको मिलनी चाहिए। और अगर वो सुविधा हम लोगों को, आप लोगों को दिलवाना है तो इसमें मैं कहूंगा कि 2 बहुत महत्वपूर्ण इसमें हिस्से हैं। अब आ रही है अगले पैनल डिस्कशन की और इसमें हमारा थीम है कंट्रीब्यूशन टू फाइनेंशियल इंक्लूजन एजुकेशन बाय नॉन ट्रेडिशनल प्लेयर्स। इस चर्चा में हमारा साथ वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा तो दे ही रहे हैं, प्रदीप पंड्या जी कंडक्ट करेंगे, लेकिन कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे मेरे साथ। M-Pesa के CEO और बिजनेस हेड सुरेश सेठी जी, साथ ही प्रमोद सक्सेना है हमारे साथ, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑक्सीजन, और वरुण दुआ CEO और को फाउंडर coverfox.com से, उपासना टाकू को फाउंडर एंड डायरेक्टर मोबीक्विक। तो नई टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने और फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ावा देने की कैसी कोशिशें हो रही हैं, उस पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वित्त मंत्री जी, जैसे कि पहले आप कह रहे थे कि नए बैंक जो हैं वो इस काम को एक और स्टेप आगे ले जाएंगे और उसमें टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी भूमिका शायद होने वाली है। तो ये कहना चाहिए कि ये जो नए तरीके के बैंकों को अब लाइसेंस मिलने वाला है वो पुराने बैंकों जैसे बिल्कुल नहीं होंगे, ये नए तरीके के नए बैंक होंगे। देखिए, हमारी सोच है कि सब जो साधन है वो आपके मुट्ठी में होने चाहिए, पूरी सुविधा आपको मिलनी चाहिए। और अगर वो सुविधा हम लोगों को, आप लोगों को दिलवाना है तो इसमें मैं कहूंगा कि 2 बहुत महत्वपूर्ण इसमें हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो ये है कि हमें पेमेंट बैंक और स्मॉल बैंक्स को लाइसेंस करके सब जगह फैला देना है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो या किराने की दुकान। अगर आपको कैश इन करना हो, पैसा मतलब डिपॉजिट करना हो, या कैश आउट करना, पैसा विड्रॉ करना हो, आपको सब जगह ये साधन मिले, आपको सब जगह ये फैसिलिटी मिले कि आप जाकर पैसा निकाल पाए। ये एक बहुत, मैं कहूंगा, महत्वपूर्ण हम लोग ये बात कर रहे हैं और ये एक बहुत प्रमुख हिस्सा हुआ। दूसरा प्रमुख हिस्सा है वो है मोबाइल बैंकिंग का। पेमेंट बैंक सब जगह हो जाएगी, कैश आप जहां चाहें आपको मिल सकता है,
परंतु इससे भी बेहतर, यानी कि छलांग मारकर टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग ये भी कर सकें, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि आप सब पेमेंट्स कैशलेस कर लें। कैश की क्या जरूरत? ठीक है, कुछ लोगों को जरूरत है, ये नहीं हम लोग कभी कर सकते हैं कि कैश हम लोगों के इकोनॉमी से चले जाए, नहीं जाएगा, 30 साल 50 साल लगेंगे। पर मेरे जैसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को बहुत मानते हैं और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं और टेक्नोलॉजी के शौकीन हैं, हम तो चाहेंगे कि रिक्शे वाले को, गोलगप्पा वाले को, कुल्फी वाले को सीधा आप अपने मोबाइल फोन से 20 रुपए 50 रुपए जितना भी आपको देना हो आप दें और वो उसे स्वीकार करें, सबकी सुविधा। लेकिन ये मुमकिन है प्रमोद जी? बिल्कुल मुमकिन है। मंत्री जी ने जो ये कहा है कि दोनों चीजें जरूरी हैं, एक तो कैश एंड कैश आउट होना जरूरी है कि सब जगह लोगों को आसानी से पैसा जमा करने की सुविधा हो और निकालने की सुविधा हो, और दूसरा जब लोग आप ट्रांजैक्शंस को मोबाइल फोन के जरिए कर सकें, और ये दोनों चीजें एक साथ और एक ही टेक्नोलॉजी जो मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू हो सकती है। और इसका इसलिए भी संभव हो रहा है कि एक डिजिटल आइडेंटिटी सरकार ने क्रिएट की है जो आधार है और जनधन अकाउंट जैसे खुले हैं। तो ये जनधन अकाउंट एक्सेस पॉइंट जिनको ऑपरेट करने के लिए चाहिए, अभी पहले सेशन में कहा गया था कि जनधन अकाउंट बहुत सारे खुले हैं, उसमें पैसा जितना होना चाहिए उतना नहीं है, वो ट्रांजैक्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक्सेस पॉइंट्स क्रिएट करे जाएं जहां पर लोग जाकर उन अकाउंट्स को ट्रांजैक्ट कर सकें, चाहे वो अकाउंट बैंक से क्रिएट होंगे, वो बैंक में कहीं भी हों वो अकाउंट्स। जनधन अकाउंट्स खुले हैं, वो बैंक में हो सकते हैं 50 किलोमीटर दूर हों, 100 किलोमीटर दूर हों, लेकिन एक्सेस पॉइंट क्या है कि एक मोबाइल फोन, मोबाइल टेक्नोलॉजी के जरिए कर सकते हैं। जैसे हमारी कंपनी ऑक्सीजन एक पॉइंट ऑफ सेल्स डिवाइस हम यूज करते हैं जिसमें बायोमेट्रिक स्कैनर हमने लगाया हुआ है साथ में, और बैंक से हमारा कनेक्टिविटी है। तो कोई भी आदमी जिसके पास एक आधार कार्ड हो वो वहां पर पहुंचकर अपना आधार ऑथेंटिकेशन कराकर अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हो, क्योंकि आप आधार को जनधन अकाउंट से मैप कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन वही हो जाएगा। बिल्कुल। तो सुरेश, हम ऐसा मान सकते हैं कि जैसे आमतौर पे लोग मोबाइल रिचार्ज कराने या अपने डिश का रिचार्ज कराने सभी लोग जाते हैं और वो आप कहीं भी कर सकते हैं, धीरे धीरे हर एक सुविधा, सारी की सारी बैंकिंग की सुविधा आपके एक मोबाइल के जरिए उसी तरह से आपके नजदीक के एक पॉइंट पर पहुंच रही है। नहीं, एक्चुअली ये आज हो भी रहा है, बिकॉज अगर आप देखिए मोबाइल एक जरिया बन गया है जिसमें आप फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सो आज इतना सिंपल है कि आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर पैसा भेज सकते हैं। कैश इन कैश आउट पॉइंट्स बहुत जरूरी है, जो मंत्री जी ने भी कहा। तो अगर आप देखिए ये एक फ्रेमवर्क है जिस पर सरकार की ओर से, आरबीआई की ओर से काफी वक्त तक चर्चा हो रही है। अभी हम किस स्टेज पे हैं और जो एक सपना है मंत्री जी का, वो आपको क्या लगता है कब तक पूरा होगा? तो ये सपना आज भी हकीकत है, क्योंकि आज हम 7 स्टेट्स में एक्चुअली गवर्नमेंट सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। चाहे आप देखिए जो आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, उनकी जननी सुरक्षा योजना की डिसबर्समेंट्स आज झारखंड में, मध्य प्रदेश में हम एक्चुअली मोबाइल के जरिए लास्ट माइल वो कैश डिसबर्स कर रहे हैं, और जिसको जो प्राप्ति होती है उस मोबाइल पे मैसेज की, वो किसी भी आउटलेट में जाकर एम-पैसा के वो कैश निकाल सकते हैं। तो आज ये हो रहा है। लाइकवाइज नरेगा डिसबर्समेंट्स हम कर रहे हैं उड़ीसा में। सो अगर आप देखिए आज ये चल रहा है। सो अगर टेक्नोलॉजी का हिसाब आप देखें तो 2 तरीके होते हैं। एक तो आप देखें मोबाइल जो एक व्यक्ति के हाथ में है, आप उसमें पैसा डाल सकते हैं। दूसरा जो आउटलेट्स हैं जिनमें कैश इन कैश आउट होता है, वो भी मोबाइल टेक्नोलॉजी के जरिए हम सेंट्रल कोर बैंकिंग के साथ उनको लिंक अप कर देते हैं, ताकि एजेंट के पास भी इमीडिएट रियल टाइम ऑनलाइन इंफॉर्मेशन है कि किसको क्या पैसा मिला है और क्या ऑनर करना है। सो अगर आप सारा सिस्टम देखें, ये रियल टाइम ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें कंप्लीट रिकंसिलिएशन है, पारदर्शी है, सबको पता चलता है पैसा किस समय कहां पर है और किसने पैसा निकाल लिया है मोबाइल से और अब इस्तेमाल कर रहा है। सो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी इज देयर, और आज ये चल रहा है। आज हम ऑलरेडी ये कर रहे हैं, बट ये आज अलग अलग नॉन बैंकिंग कंपनी आज हम करते हैं बैंक के सपोर्ट के साथ। बट अगर कल आप देखें पेमेंट्स बैंक में ये फैसिलिटी मिल जाएगी हर कंपनी को जो भी पेमेंट्स बैंक लाइसेंस लेगी, जिनको ये एबिलिटी होगी, ताकि वो ये सेम कैपेबिलिटी। तो ये इम्पोर्टेंट बात थी कि टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका है, लेकिन उपासना साथ में एक बात मैं कहना चाहूंगा इस पे कि आप लोगों को ये भी समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का टेक ऑफ कैसे होता है। एक समय था किसी के पास मोबाइल फोन नहीं था। हाँ, कोई था, कोई अमीर कहीं जिसके पास एक मोबाइल फोन था,
पर आम जनता के पास था? नहीं था। उसी प्रकार से आज के समय मोबाइल बैंकिंग चालू हो चुका है और उसका टेक ऑफ नहीं हुआ। कुछ समय दीजिए, जो आज इस स्तर पे है वो इस स्तर पे आ जाएगा और जिसके पास मोबाइल फोन है उसके पास मोबाइल बैंकिंग भी आ जाएगा। देख रहे हैं काफी सारे टाइप्स हो रहे हैं, तो एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और एक बैंक साथ में आकर के इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये कैसी सिनर्जी है? ये बहुत ही सही समय में भारत में ये हो रहा है। जैसे कि जयंत जी कह रहे थे कि इंडिया में अभी आज के डेट में मोबाइल के जो ग्राहक है, उपभोक्ता है, जितने लोगों के हाथ में मोबाइल है उतने लोगों के पास बैंक के खाते नहीं है। उतने सारे लोग आज की डेट में, शुरुआत हो चुकी है जैसे मेरे को पैनलिस्ट बोल रहे थे, बट नंबर्स अभी काफी कम है। लेकिन ये एक साथ में बैंक का होना बहुत जरूरी ऐसा लगता है। हम देख रहे हैं काफी सारे टाइप्स हो रहे हैं, तो एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और एक बैंक साथ में आकर के इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये कैसी सिनर्जी है? ये बहुत ही सही समय में भारत में ये हो रहा है। जैसे कि जयंत जी कह रहे थे कि इंडिया में अभी आज के डेट में मोबाइल के जो ग्राहक है, उपभोक्ता है, जितने लोगों के हाथ में मोबाइल है उतने लोगों के पास बैंक के खाते नहीं है। उतने सारे लोग आज की डेट में, शुरुआत हो चुकी है जैसे मेरे को पैनलिस्ट बोल रहे थे, बट नंबर्स अभी काफी कम है जहाँ की नॉन ट्रेडिशनल बैंक्स को यूज किया जा रहा है। जैसे कि हमारे क्या वजह देखती हैं जब आप? इसकी वजह यही है कि अभी बहुत सारे भारतीयों को मोबाइल फोन मिल गया है, बट उस पे बहुत सारी सुविधाएं आगे यूज करना उन्होंने जस्ट अभी शुरू किया है। यानी स्मार्टफोन इतने नहीं है? नहीं, स्मार्टफोन तो अब खैर 500 मिलियन के करीब हो गए हैं। 250 मिलियन लोग कह रहे हैं कि मोबाइल इंटरनेट यूज कर रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज के डेट में कुछ करोड़ों ही ऐसे भारतीय लोग हैं जिन्होंने कोई कार्ड या कोई डिजिटल माध्यम से पेमेंट की होगी। मैक्सिमम तो हमारी इकोनॉमी कैश से ही चल रही है। तो इस विषय में मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे पहले बात हो रही थी, आप किसी को इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन आप एक एक बंदे को जाके दे नहीं सकते, वो आप साधन दे सकते हैं, जैसे कि मंत्री जी कह रहे थे। तो हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो कोशिश की है कि हमने एक ऐसी सिंपल सी मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है जिसका नाम है मोबीक्विक, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूव प्रीपेड वॉलेट भी है, जिसमें लोग खुद ही एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। कोई उनको जाके बता नहीं रहा, हम कहीं नहीं जा रहे, वो कहीं आउटलेट पे नहीं जा रहे, खुद ही वो ढूंढते हैं, खुद ही वो उसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। और आज की डेट में हम ये देखते हैं कि हमारे जितने वॉलेट्स के खाते हैं, जो 2 करोड़ लोग मैं कह रही थी, वो महीने में 8 या 10 ट्रांजैक्शंस करते हैं उन पैसों के थ्रू जो उन्होंने वॉलेट में डाले थे। अब ये काफी एनकरेजिंग है हमारे लिए, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो न्यू टेक्नोलॉजी नॉन ट्रेडिशनल बैंकिंग के लिए पेमेंट्स बैंक एप्लीकेशन खोली है, मेरे लिए बहुत एनकरेजिंग फैक्टर है हमारे लिए। हम आशा करते हैं कि एटलीस्ट 10 करोड़ लोगों को तो हम ही रीच कर पाएंगे अगले 1 साल में, और उनके जितने भी ट्रांजैक्शंस हो, भले ही वो दिल्ली की मेट्रो में चढ़ रहे हों या बस से चंडीगढ़ या फगवाड़ा जा रहे हों या वो लद्दाख से बैठ के मोबाइल रिचार्ज कर रहे हों, ये सारी चीजें एक्सेस जो उनको मिलने वाला है उनके मोबाइल के थ्रू ही मिलने वाला है। आपको एक्सेस दिलाने के लिए ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, या वरुण आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से आप बेहतर प्रोडक्ट, बेहतर ऑप्शन भी हासिल कर पाएंगे? मेरा ये मानना है कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, एक्सेस पॉइंट कैश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक दूसरे नजरिए से बात कर रहा हूँ। हम एक इंश्योरेंस वेबसाइट चलाते हैं, और सबसे पहली चीज जो हमने नोटिस करी है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो लोगों को मुश्किल लगते हैं, इसलिए लगते हैं कि उनमें एक डिजाइन की प्रॉब्लम होती है। मैं जब डिजाइन की बात करता हूँ, मेरा ये मानना है कि जैसे स्टीव जॉब्स ने कहा था, डिजाइन वो चीज नहीं है जो दिखती है, वो काम ऐसे करती है। मानना ये है कि जब वो आते हैं, जो वोकैबुलरी हम यूज करते हैं, एंड आई हैव इंजीनियर जो हमारे साथ काम करते हैं हमारे ही ऑफिस में, जो हमारी ही वेबसाइट बनाते हैं, उन्हें खुद ही नहीं समझ में आता कि वो
क्या 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 अक्षर यूज कर रहे हैं, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, वो किस चीज को उसको ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। यानी जो सबसे ज्यादा वेल एजुकेटेड सेगमेंट है उसको भी फाइनेंशियल वोकेबुलरी उसकी बहुत कमजोर है, बहुत वीक है, बहुत वीक है। मैं एक उदाहरण दूंगा। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत सारे लोग आते हैं हमारी वेबसाइट पर लेने, और एक डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन हम बहुत आसानी से सारे जो लोग हैं हम यूज कर लेते हैं, वो किसी को नहीं समझ में आता। उसको चेंज करके बोलना कि वो स्टे एट होम केयर है, और उसको किस तरीके से दिखाना है। इंट्यूटिवनेस जो एक चीज होती है, जैसे फेसबुक है या व्हाट्सएप है, ये हमने किसी ने सीखा नहीं, बट आज सबको आता है यूज करना। वो कैसे सीखे, वो कैसे डाउनलोड करना सीखे, वो कैसे फोटो अपलोड करना सीखे, किसी ने नहीं सिखाया। ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में ये इंट्यूटिवनेस लाने की एक बहुत जरूरत है। वो जब इंट्यूटिवनेस आएगी तभी वो सेल्फ एजुकेशन एक होगा, बिकॉज बियॉन्ड अ पॉइंट आप लोगों को बैठ के पढ़ा नहीं सकते। जयंत सिन्हा साहब, अगर आप देखें तो इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जहां पे सबसे ज्यादा गलत फहमियां हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। हमारे जो भी एक्सपर्ट्स आते हैं वो पहली बात यही कहते हैं कि ये इंश्योरेंस आपकी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए है, लेकिन जो ज्यादातर ग्राहक आते हैं उनको लगता है कि ये तो निवेश का एक जरिया है, ये तो इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट है। ये जो एक मिसमैच है, लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको और साफ करने के लिए आपको क्या लगता है, क्या करते? इसमें दो चीजों की जरूरत है। जैसे पैनलिस्ट ने कहा, सही कहा वरुण जी ने, कि डिजाइन जो है इस प्रकार का होना चाहिए कि लोगों को बस एकदम एक बार आप बताएं तो उनको स्पष्ट पता चल जाए ये क्या बात है। जयंत सिन्हा साहब, अगर आप देखें तो इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जहां पे सबसे ज्यादा गलत फहमियां हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। हमारे जो भी एक्सपर्ट्स आते हैं वो पहली बात यही कहते हैं कि ये इंश्योरेंस आपकी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए है, लेकिन जो ज्यादातर ग्राहक आते हैं उनको लगता है कि ये तो निवेश का एक जरिया है, ये तो इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट है। ये जो एक मिसमैच है, लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको और साफ करने के लिए आपको क्या लगता है, क्या करते? इसमें दो चीजों की जरूरत है। जैसे पैनलिस्ट ने कहा, सही कहा वरुण जी ने, कि डिजाइन जो है इस प्रकार का होना चाहिए कि लोगों को बस एकदम एक बार आप बताएं तो उनको स्पष्ट पता चल जाए कि ये क्या बात है। अब आप देखिए, जो हम लोगों ने जीवन ज्योति, जो हम लोगों ने बीमा तैयार की है, वो कितनी आसान है उसको लोगों को समझाना। और मैं तो गांव-गांव में जाके बात करता हूं, लोगों को समझाता हूं। आप 330 रुपए दीजिए प्रीमियम, 330 रुपए दीजिए, और फिर चाहे जो भी कुछ हो, अगर किसी का देहांत हो गया किसी भी कारण, आपको 2 लाख का कवर, 2 लाख का फायदा आपको मिलेगा। 330 रुपए दीजिए, 2 लाख का फायदा लीजिए। और अगर आप दुर्घटना बीमा लेना है, आपको सुरक्षा बीमा, 12 रुपए दीजिए, 2 लाख लीजिए। आसान, समझ में आ गया? इस तरीके से हमें डिजाइन बनाना है जिसमें कि लोगों के लिए एकदम आसान से आसान तरीके से हमें उन्हें समझा पाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि डिजाइन के साथ जो मार्केटिंग होती है, जो कम्युनिकेशंस होता है, वो भी बहुत जरूरी है। तो एक कंफ्यूजन और ऐसे होती है कि जैसे अब कहते हैं ना कि एक ही दवा जो एक जेनेरिक है वो अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से बेचती है, वैसे एक ही प्रोडक्ट अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियां अलग अलग नाम से देती हैं, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स एक जैसी स्कीमें अलग अलग नाम से निकालते हैं। क्या इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ किया जा सकता है? वही तो डिजाइन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप देखें एप्पल और सैमसंग में क्या अंतर है? सैमसंग के कितने फोन है? पता नहीं, अनेक फोन है उनके, है ना? ये है भी, वो भी है, ये भी है। तो आप जाइए अगर आप दुकान में कि भाई ये लें कि ये लें कि ये लें, एकदम आदमी उसमें बेचैन हो जाता है। अगर आपको एप्पल का प्रोडक्ट लेना हो तो आप जाइए आईफोन लेके आ जाइए। क्योंकि इसके रेगुलेटर्स की ओर से प्रयत्न पिछले दिनों किए गए हैं, देखिए इसमें कम कराई जाए, स्टैंडर्डाइज कराई जाए। इसमें मार्केटिंग जीनियस का, इसमें आपको स्पष्ट आपको नजर आएगा कि क्या फर्क पड़ता है। जब आपके पास कोई मार्केटिंग जीनियस हो, चाहे स्टीव जॉब्स हो या माननीय प्रधानमंत्री जी हो, तो जो प्रोडक्ट का डिजाइन होता है और उसको किस प्रकार से आप ग्राहक के पास जाकर उसको समझा सकते हैं, एकदम सरल होता है। तो अगर हम लोगों को अंत्योदय करना हो, अगर हम लोगों को मैस मार्केट करना हो, अगर हम लोगों को बाजार में जो महिला हैं जो सब्जी बेच रही हैं उनको समझाना हो, तो हम लोग एकदम झट से कैसे उनको समझा दें, ये हमें हरदम सोच रखनी पड़ती है। सुरेश, कैसे कर रहे हैं प्लेयर्स इसको नई टेक्नोलॉजी के साथ? बिल्कुल सही बात है, बिकॉज जब हम इन लोगों से बात करते हैं, फियर ऑफ टेक्नोलॉजी हम एक चीज कहते हैं। उनके पास मोबाइल है, पर उनको समझाना कि मोबाइल में आप पैसा भी रख सकते हैं, पैसा सुरक्षित कैसे है,
क्योंकि आरबीआई की तरफ से आज हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं, वो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, बट उनको समझाना कि ये पैसा मोबाइल पर नहीं है, कल को मोबाइल चोरी हो जाए तो एसएमएस में पैसा नहीं बैठा हुआ है, ये पीछे एक अकाउंट में है और आपका पैसा सुरक्षित है, आपको वापस इसमें मुझे सॉरी इंटरप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत ही टेक्नोलॉजी में बड़ा एक फेमस एक बात श्री आर्थर सी क्लार्क जो श्रीलंका में रहते थे उन्होंने कहा था कि एनी टेक्नोलॉजी सफिशिएंटली एडवांस्ड इज लाइक मैजिक। यानी टेक्नोलॉजी की हम लोगों को बात नहीं करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी की बात मत करिए, आप जादू की बात करिए, कि उनको लगे कि ये जादू हो गया। कैसे हुआ भाई? ऐसे करके एकदम जादू से हमने काम करवा दिया। ये हमारी सोच होनी चाहिए। तो बिल्कुल जो आप कह रहे थे कि पैसा, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जादू जब आज आप एक एसएमएस एक फोन से दूसरे पर भेजते हैं और दूसरी जगह पे आप वही एसएमएस दिखा के आपको पैसा मिल जाता है, वी कॉल इट द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, वो बिल्कुल जादू की तरह होता है, यानी मैजिकल मोमेंट हुआ। एब्सोल्युटली। तो एक वक्त था जबकि आधा घंटा लगता था बैंक से पैसे निकालने के लिए, खुद के अकाउंट से अगर आप जाते थे तो वहां बैठना पड़ता था, और अब जादू से होता है। उम्मीद करेंगे कि जादू की रफ्तार और बढ़ेगी। जयंत सिन्हा साहब, आपके और सरकार के तमाम प्रयत्नों और हमारे इन तमाम पैनलिस्ट की कोशिश और इनकी आधुनिक टेक्नोलॉजी से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।